ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए जाने वाले सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है। इसमें दिखाए जाने वाले सभी बोल्ड और रोमांटिक दृश्य भी काल्पनिक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 1। सनक कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, पर क्या हो जब ये बंधन बन जाए किसी की। सनक एक तरफ है आग और पागलपन तो दूसरी तरफ है मासूमियत और प्यार। कैसा होगा जब यह मिलेंगे एक दूसरे से। सिंघानिया मेंशन सुबह का वक्त एक 45-50 साल की महिला आरती कर रही थी। उनके आरती करने के बाद वह आरती पूरे घर में फेरने लगी और वह जब हाल में आई तब वहां एक 60 साल के पुरुष और 80 साल की महिला बैठी दिखाई दे रही थी। वह उनके पास गई और बोली, माँ आरती। उसे 80 साल की बुजुर्ग महिला ने आरती ली और मुस्कुरा दी। फिर उसने उसे 60 साल के पुरुष की और आरती की थाली बधाई तो उसने एक नजर उसे महिला की ओर देखा और आरती ले ली और फिर वह आरती रखना चली गई। तो ये थी हमारे हीरो की मां आरती सिंघानिया, पिता राम सिंघानिया और दादी प्रभा सिंघानिया। सिंघानिया इस शहर का जाना माना नाम। इस नाम को शहर के सबसे रईसों में लिया जाता था। इन सब की दो वजह थी, पहले कबीर सिंघानिया और दूसरी इनका बिजनेस। इनका बिजनेस दूर विदेशी तक फैला हुआ था। उनके कई बिजनेस थे, होटल, अस्पताल, कॉलेजेस, अनाथ आश्रम। पर रहते हैं ना, हर बड़े चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज होता है। ऐसे ही इस खानदान के बहुत से थोड़ी समय बाद आरती की पूजा की थाली रखकर वापस आए और अपने पति यानी राम सिंघानिया के बगल में बैठ गई। थोड़ी समय बाद राम सिंघानिया की कड़क आवाज आई, तो आपके साहबजादे यहाँ आने के लिए माने या नहीं, या बस उन्हें अब भी अपनी मर्जी की करनी है। ये कहकर वह आरती सिंघानिया की ओर देखने लगे। आरती सिंघानिया ने अपना सर झुका लिया और बोली, मैंने उसे कॉल तो किया था पर उसने रिसीव नहीं किया। उसके असिस्टेंट ने कहा कि वह उसे बता देगा कि मैं उसे कॉल किया था। ये कहकर वह चुप हो गई। राम सिंघानिया भी फिर कुछ नहीं बोल। थोड़े समय बाद नाश्ते का समय हो चुका था। उसी समय किसी के भारी कदमों की आवाज आई। सबकी नजर में गेट की ओर चली गई। वहां से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का शख्स अपनी शान से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी आंखें बेहद कर थी मानो उसमें कुछ हो ही ना। ये थे हमारे कहानी के हीरो कबीर सिंघानिया। उम्र 30 साल, चौड़ा सीना, मस्कुलर बॉडी, दिखने में बिल्कुल किसी हीरो की तरह। वह बिना किसी भाव के आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कानों में प्रेम सिंघानिया की सब आवाज पड़ी, कहाँ थे तुम। वह यह आवाज सुन के लिए एक पल को रुक गया पर पीछे नहीं पलटा। उसने बिना किसी भाव के कहा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर सिंघानिया। तभी उसकी नजर अपने मुंह पर पड़ी। वह उनकी ओर गया और कहा, आपने कॉल किया था बेटा, आप घर क्यों नहीं आते, बिना हमें बताए आप चले जाते हैं। हमें आपकी कितनी चिंता होती है। आप तो ऐसे बात कर रही है ना जैसे मैं हमेशा से इसी घर में रहता आया हूँ। भूल गई है आप, मैं पिछले 12 सालों से यह नहीं रहता। आरती जी ने अपना सर झुका लिया। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कबीर ने एक नजर अपने पापा की ओर देखा और वहां से जाने लगा। तभी आरती जी ने कहा, बच्चा नाश्ता तो करते जाए। कबीर बिना कुछ कहे नाश्ते की टेबल की ओर बढ़ गया। उसी के पीछे उसकी दादी, पापा और मन भी बढ़ गए। कबीर हिट चेयर पर जाकर बैठ गया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। तभी उसके कानों में आरती जी की आवाज पड़ी, बेटा हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या हमें आपका आधा घंटा मिलेगा। कबीर ने उनकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपना सर हमें हिला दिया। थोड़ी से मेरे बाद वह नाश्ता करके अपने कमरे में गया। उसका कमरा बेहद आलीशान था पर वह हमेशा से यह नहीं रहता था। उसका एक अलग मिला था, वह हमेशा वही रहता था। कबीर खाने को तो बिजनेसमैन था पर वह एक प्रोफेसर भी था, और वह प्रोफेसर क्यों बना इसकी जानकारी आपको आगे जाकर मिलेगी। थोड़ी समय बाद उसके कमरे का गेट लॉक हुआ। उसने कहा, आ जाए। तभी उसकी माँ आरती अंदर है, वह सोफे पर बैठा हुआ था। वह हल्की कदमों से उसकी ओर बढ़ी और उसके सिर पर हाथ फेरा। कबीर ने एक नजर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़े इमोशनल नजर आ रहे थे और उसने उन्हें जाहिर नहीं किया और कहा, आप कुछ बात करना चाहती थी। आरती जी उसके बगल में बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगी। वह 2 मिनट ऐसे ही चुप बैठी रही, फिर कहा, न जाने कैसी तकदीर है हमारी, ना पति पूरे मिले और नहीं बेटा, और आप जानते हैं ना कभी आप जीने की वजह है हमारी। पति तो हम 12 साल पहले ही खो चुके थे, अब बचा है उनके साथ ही नाम का रिश्ता, और पर इसी रिश्ते की निशानी है अब हमारे लिए, इसीलिए हम चाह कर भी कभी उसे नफरत नहीं कर पाए। हम जानते हैं कि जैसा हमारा शादी का रिश्ता है उसे वजह से आपको शादी शब्द से नफरत हो चुकी है, पर बेटा हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर रिश्ता बोझ नहीं होता। ये कहकर वह उसकी ओर देखने लगी और कहा, हम मानते हैं कि आप कभी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है आप किसी के काबिल नहीं या आपके लिए कोई बनी ही नहीं, पर बेटा वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप शादी कर ले, इससे हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जाने अनजाने में हम भी आपका गुनहगार बन चुके हैं हमारी वजह से। तो वह कहते कहते चुप हो गए। कबीर उनकी बातें सुनकर एक पल को खामोश हो गया। उसने बिना कुछ कहे उनके हाथों से अपना हाथ चुराया और कहने लगा, हाँ मानता हूँ कि हर रिश्ता आपके और मिस्टर सिंघानिया की तरह नहीं होता, पर इस दुनिया में सबसे बड़ा सच है कि पैसा ही सब कुछ होता है। अगर इंसान के पास पैसा ना हो तो कोई अपना भी उनका अपना नहीं रहता, और यह बात मैंने बहुत अच्छी तरह से समझ ली है, इसीलिए मैं हमेशा इन रिश्तों से दूर भागता हूँ और कभी नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कोई आए और ना ही
मैं आने दूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की असलियत से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ और मुझे सख्त नफरत है औरतों से। वह तो आप मेरी माँ है, इसीलिए मेरी राय आपको लेकर अलग है, पर हर लड़की पैसों की भूखी और बदकिरदार होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कबीर। आरती जी सोफे से उठाते हुए बोली, हाँ मानते हैं कि हमारा और आपका अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा, पर भगवान ने आपके लिए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को बनाया होगा। कबीर ने कहा, बस माँ अब मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी प्लीज, मैं इसलिए घर नहीं आता क्योंकि आप हमेशा शादी की रट लगाए रहती है। ये कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। क्या हुआ है कबीर के पास में और क्यों है वह अपनों से इतना दूर जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी। मुंबई, इसी शहर के घर में एक लड़की 18 साल की, जिसने अभी दुनिया पूरी तरीके से देखी भी नहीं, उसकी दुनिया को जहन्नम बना दिया है उसके अपनों ने ही। प्रिया कहाँ मर गई? कल मुही एक औरत लगातार चिल्लाई जा रही थी, तभी वहां पर एक लड़की भागते हुए आए और अटक अटक कर बोली, जी मामी जी। उसे औरत ने कसकर उसे लड़की के बाल पकड़ लिए और कहा, तूने अब तक निशा का असाइनमेंट क्यों नहीं लिखा? तू अपने आप को महारानी तो नहीं समझने लगी जो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी? मामी जी दादा दर्द हो रहा है। दर्द होगा ही ना, तूने असाइनमेंट क्यों नहीं लिखी? तू क्या चाहती है तेरे वजह से मेरी बेटी को कॉलेज में डांट पड़े? एक एक कर वह उसके बाद और तेजी से खींचने लगी। उसे लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, मामी जी वह हमने लिख लिया था। पता नहीं ये कैसे वह कुछ कहती, उससे पहले ही बगल में खड़ी एक लड़की जिसकी उम्र 22-23 साल होगी वह बोली, नहीं मन ये झूठ कह रही है, इसने नहीं लिखा है। उसे लड़की की मां यानी कामिनी उसे धकेल दिया और कहा, अब तू झूठ बोलना भी सीख रही है। ये कहकर उन्होंने वहां पड़ी एक छड़ी उठाए और उसे करने लगी। वह लड़की रो रही थी, नहीं नहीं मम्मी जी हमने लिख दिया था, हम सच्ची कह रहे हैं, प्लीज मम्मी जी मत मारिए प्लीज प्लीज। ऐसे कहकर वह राय जा रही थी, पर उसे औरत को तो उसे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। जब वह मारते मारते थक गई तब वह रुकी और कहा, ये सबक तुझे याद रहेगा, अगली बार अगर तूने मेरे बेटी का या मेरे कोई भी काम करने से मना किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। तभी बगल में खड़ी वह लड़की यानी निशा उसके पास आए और बोली, चूचू मेरी प्यारी छोटी बहन, मैंने तुझे कहा था ना यह मेरे बॉयफ्रेंड का असाइनमेंट है, इसे भी लिख देना, पर तूने कहा था कि तू नहीं लिखेगी, तो देख मैंने तुझे कैसे सजा दिलाए, अब आगे जाकर मेरी कोई बात काटने की हिम्मत मत करना। ये कहकर उसने भी उसे धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी, उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लग चुकी थी, पर वह कुछ भी नहीं बोली। ये थी हमारी कहानी की नायिका प्रिया शर्मा। दूध से भी गोरा रंग, गहरी भूरिया के नाजुक से पंखुड़िया जैसे होठ, दुबला पतला शरीर और उम्र लगभग 18 साल। और यह अपने माँ के घर रहती है। उसके मामा बिल्कुल कंस मामा की तरह ही थे। वह हमेशा अपनी बीवी और बेटी के बातों में आकर उसे पर हाथ उठा दिया करते थे। उसकी बहन और उसकी मामे भी हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती थी। प्रिया की माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसका नतीजा प्रिया थी, इसलिए उन्होंने उसे पैदा होते ही अपने भाई के घर छोड़ दिया और कहा, इसे मार दो या जिंदा रखो, पर अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा कहकर वह उसे छोड़कर चली गई। जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती गई, मामा मामी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह उसे घर के सभी काम करवाते थे, साथ ही में उसे बेहद टॉर्चर भी करते थे। अगर उसने उनकी कोई भी बात मानने से मना कर दी तो उसे बहुत मरते भी थे। उन्होंने उसे इसलिए जिंदा रखा था कि वह एक दिन उसे भेज दे, पर इस बात से प्रिया पूरी तरीके से अनजान थी। वह केवल 18 साल की ही थी, उसे स्कूल भी जाने नहीं दिया जाता था, पर वह पढ़ाई में काफी होशियार थी, इसलिए वह निशा की जूनी किताबों से ही जैसे तैसे 12वीं पास कर चुकी थी, पर अब उसे आगे पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस बस घर का काम ही कराया जाता था। निशा भी अपने कॉलेज का पूरा काम उसी से करवाती थी और अगर वह कुछ भी करने से मना कर दे तो उसे बहुत मारते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उसके लिए ये हमेशा कथा गलती चाहे कोई भी करे, पर मन हमेशा उससे ही पड़ती थी। वह जैसे तैसे अपने कमरे में गई। उसका कमरा किसी कबाड़ खाने से काम नहीं था, उसमें घर का पुराना सामान पड़ा था और उसके लिए एक रजाई और तकिया पड़ा हुआ था। वह हमेशा से निशा के पुराने कपड़े ही पहना आई थी, पर निशा हमेशा से उसकी खूबसूरती से जलती थी। भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता, वैसे ही प्रिया को अच्छा घर नहीं दिया, पर खूबसूरती ऐसी दी कि कोई भी उसे देखकर उसका दीवाना हो जाए। 18 साल की सिया बेहद मासूम और प्यारी थी, उसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। उसकी दुनिया तो इन 4 दीवारों के बीच कैद होकर रह गई थी। प्रिया खुद को समेटकर एक कोने में जा बैठी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह थोड़ी देर से शक्ति रही, फिर जब उसने समय देखा तो दोपहर की 12 बज चुके थे। उसने अपने आंसू पहुंचे और किचन में चली गई। उसे और मार नहीं खानी थी, इसलिए वह चुपचाप खाना बनाने लगी। ये दूसरी तरफ कबीर जैसे ही घर से बाहर निकाला, वैसे ही उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो सामने से किसी ने कुछ कहा जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। उसने कहा, मैं आ रहा हूं, और थोड़ी ही समय में उसकी गाड़ी और पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ी एक विला में आकर रुकी। यह उसी का मिला था जो कबीर ने खुद की मेहनत से बनाया था। कबीर गाड़ी से बाहर निकाला और अपने तेज कदमों से विला की ओर जाने लगा।
वह विला के बेसमेंट में आ गया। वह एक आदमी को कुर्सी से बांधा गया था। वह दिखने में बेहद डरावना लग रहा था। उसे काफी मर भी गया था। कबीर उसके सामने कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठ गया और कहा, एक ही बार बोलूंगा, दोबारा बोलने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ, क्या करने आया था और किसके कहने पर आया था ये तू खुद बताएगा या मैं अपनी तरीके से निकलवाऊं। उसे आदमी ने कहा, तुम चाहे मुझे मार ही क्यों ना दो, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसकी आंखों में डर नहीं दिखाई दे रहा था। कबीर ने कहा, चू तुम्हें, तेरी आंखों में मुझे डर नहीं दिख रहा है। और कबीर सिंघानिया को अपने लिए सभी के आंखों में ख्वाब देखना पसंद है। जी आंखों में कबीर को खौफ नहीं दिखता, वह आंखें कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यह कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक बॉडीगार्ड ने आगे जाकर उसके हाथों पर एक खंजर रख दिया। कबीर ने उससे खंजर को सीधा उसके कंधे पर फेंककर मारा, जिससे वह चाकू उसकी कंधे में दास गया और उसकी एक जोरदार चीख निकल पड़ी। थोड़ी समय में उसे आदमी के मुंह से भी खून निकलने लगा और जहां उसे चाकू लगा था वह हिस्सा काला होने लगा। ये देखकर कबीर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं अपने दुश्मनों को आसान मौत नहीं देता। ये कहकर उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसे इतना टॉर्चर करो कि यह करने की भीख मांगे पर मर नहीं पाए। ये कहकर वह बाहर चले गया। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट रोहन आया। उसने कहा, बस मुझे लगता है इसे जॉन ने भेजा है, वह आपके माफिया किंग बनने से काफी चिढ़ा हुआ है। जैसे ही उसने ये कहा, कबीर ने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा, जब तक मेरे चेहरे पर मास्क ना हो तब तक मुझे माफिया किंग कभी मत बुलाना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोग हैं और अगर इस बात की खबर यहाँ से बाहर गई तो तबाही आ जाएगी। यह कहकर वह उसे बुरी तरीके से देखने लगा। रोहन की जान मानो हलक को आ गई। उसने अटक अटक कर कहा, सो सॉरी बॉस, वह बस मेरे मुंह से शू ये कहकर उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। ये कर दी ना तुमने दूसरी गलती, मेरी बात काटकर, तो अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम अगले 2 दिनों तक उल्टा लटके रहोगे। तभी तो बॉडीगार्ड आगे आए। रोहन को बिना कुछ कहे वह ले जाने लगे। रोहन ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था वह जितना झटपटाएगा उतनी ही उसकी सजा बढ़ जाएगी। कबीर बाहर चला गया। यही दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में शाम का वक्त आरती जी अपने कमरे में कुछ सोचते हुए बैठी थी। उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। तभी वह उठ खड़ी हुई और अपना पर्स लेकर नीचे की ओर आ गई। उन्होंने प्रभा जी से कहा, मां हम मंदिर जाकर आते हैं। ये कहकर वो बाहर चली गई। उन्होंने ड्राइवर से चलने का इशारा किया। इस समय उनकी गाड़ी एक शिव मंदिर के आगे आकर रुकी। वह गाड़ी से बाहर निकली और मंदिर में चली गई। वह अंदर गई तो वहां ज्यादा कोई लोग नहीं थे। उन्होंने शिव जी की मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़ और कहा, है शिव जी, आपका ही रुद्र रूप है मेरा कबीर, पर आप तो जानते हैं ना वह दिल से इतना बुरा नहीं है। उसके पास में ऐसा हुआ है जिस कारण वह पत्थर दिल बन चुका है, पर उसी के लिए मां पार्वती की तरह शांत और सौम्या लड़की मुझे चाहिए, जो मेरे कबीर को अंधेरे से खींचकर उजली की ओर ले आए। अगर ऐसी कोई लड़की बनी है शिव जी, तो उसे मेरे कबीर की जिंदगी में जल्द से जल्द ले आए। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ जोड़ और थोड़े समय बाद वह मंदिर से बाहर आने लगी। तभी उनकी नजर नीचे पड़ी, जहां कुछ गुंडे एक बुजुर्ग महिला से बदतमीजी कर रहे थे। वह उनसे किसी चीज का हफ्ता मांग रहे थे और वह बेचारी बुजुर्ग महिला उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही थी। तभी आरती जी वहां गई और पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ। तभी एक गुंडे ने उनकी ओर देखा। वह में साहब, ये हमारा मैटर है, इसमें आप माथी पड़ो, दर्शन करो और घर की ओर बढ़ो। आरती जी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी दादी की उम्र की है और तुम इन्हें पूरी तरीके से परेशान कर रहे हो। क्या यही संस्कार दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ओ मैडम, ये किसी पीते डायलॉग अपने पास रखो और यहाँ से चलती बानो, वरना हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये कहकर वह आरती जी की ओर बढ़ रहे थे। आरती जी भी मजबूत बनकर वही खड़ी रही। तभी वहां पर एक प्यारी सी आवाज आई, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? सभी ने उसे तरफ देखा तो यह एक प्यारी सी लड़की थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल सीधी शादी। कपड़े थोड़े पुराने लग रहे थे पर ठीक ठाक थे। वह अपने धीमे कदमों से आरती जी और उसे गुंडे की तरफ बढ़ी और कहा, भाई, जैसे आपको पैसों की जरूरत है वैसे इन दादी को भी पैसों की जरूरत है, पर ये तो गुंडागर्दी नहीं करती। यह इनकी उम्र घर बैठकर आराम करने की है, तो यह अपनी मजबूरी के चलते काम कर रही है और अपना पालन पोषण खुद ही कर रही है। से ज्यादा आपको क्या चाहिए? भगवान ने इतनी अच्छी खासी बॉडी दे रखी है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और काम ढूंढो। अगर आप पूरी दिखे भी नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई कल तो होगी ही, जिससे आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कल को आपके घर वाले भी किसी को फक्र से बता पाएंगे कि यह मेरा बेटा है। जब उनकी आंखों में आपके लिए इज्जत और प्यार दोनों होगा। इस काम से आपको पैसे तो मिल जाते होंगे, पर सम्मान की नजर से कोई नहीं देखा होगा। सभी लोग आपकी मुंह पर आपकी तारीफ तो करते हैं, पर पीठ पीछे आपसे डरते भी हैं और आपकी बुराई भी करते हैं। ये कहकर वह चुप हो गई। आरती जी भी उसकी ओर देखने लगी। उसे उसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। वह गुंडा भी एक पल के लिए चुप हो गया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। ये देखकर आरती जी ने कहा, कुछ समझे या नहीं कि कल फिर यहाँ जाओगे? उसने कहा, अपन फालतू के डायलॉग मारने में यकीन नहीं रखते, अपन करके दिखाएगा। ये करके वह वहां से चला गया
और प्रिया भी जाने लगी हाँ ये कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही थी। वह अपनी मामी से बड़ी रिक्वेस्ट कर अपने घर के पास वाले शिव मंदिर पर आई थी। वह वहां से जाने ही लगी तभी उसके कानों में आरती जी की आवाज पड़ी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रिया ने पीछे पलटा और कहा प्रिया, ये कहकर वह चली गई। पर आरती जी के मन में वह घर कर गई थी। आरती जी उसे जाते हुए देखकर कुछ सोचने लगी और अपने गाड़ी की ओर बढ़ गई। थोड़े ही समय बाद वह घर पहुंची तो उन्होंने कबीर को कॉल किया। हमेशा की तरह कबीर ने कॉल रिसीव नहीं किया, उसके एक खास आदमी ने कॉल रिसीव किया। तभी उसे वहां से उन्हें कहा गया मैडम सर अभी बिजी है। तो आरती जी ने कहा मुझे तुमसे एक काम है, मैं तुम्हें एक लड़की के बारे में बता रही हूँ, तुम कैसे भी कर उसकी जानकारी निकलवाओ। उसका नाम प्रिया है, इसके अलावा मेरे पास उसकी फोटो भी नहीं है और पता भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कहकर अपने कॉल कट कर दिया। आरती जी ने भी कॉल रख दिया और एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा अगर सब ठीक रहा तो मेरी कबीर की दुल्हन तुम ही बनोगी। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। नेहा दूसरी तरफ कभी अपने ऑफिस में आ चुका था। वह अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। यह ऑफिस और यह संपत्ति उसने अपने बलबूते पर बनाई थी। जितना लोग प्रेम सिंघानिया को नहीं जानते थे उतना लोग कभी सिंघानिया को जानते भी थे और मानते भी थे। कबीर का ऑरा ही ऐसा था कि हर कोई उसके आगे झुकता था।